वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 543 का लेक्चर नंबर 12 करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। देखने में तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन स्टूडेंट बेसिकली इसमें हमने दो ही चीज़ें डिस्कस करनी है। पहला है हमने ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट देखना है और दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को पढ़ना है। स्टूडेंट्स, एक मैनेजर को सिर्फ तंजीम के अंदर ही काम नहीं करना होता, बल्कि इससे दो बड़ी कुव्वतों का सामना होता है। एक ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट जो तंजीम से बाहर होता है और दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो तंजीम के अंदर होता है। एक कामयाब मैनेजर वही है जो इन दोनों कुव्वतों को समझे और इनके मुताबिक फ़ैसला करे। सबसे पहले स्टूडेंट हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट क्या होता है, लेकिन इससे भी पहले हम इन्वायरमेंट को समझेंगे। तो आसान अल्फाज में माहौल से मुराद वो तमाम अदारे, वो तमाम कुव्वतें जो तंजीम से बाहर होती हैं लेकिन तंजीम की परफॉर्मेंस पर असरअंदाज होती हैं, वो हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंट है। जैसे ये हमारे इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, एक हमारे पास पौधा है तो उस पर कौन कौन से अवामिल असरअंदाज हो रहे हैं, हवा, पानी, सूरज की रोशनी। तो स्टूडेंट ये जो सारा है वो क्या है, इन्वायरमेंट है। इसके बाद हम इन्वायरमेंट को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और दूसरी है इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो बड़ी ताकतें शामिल हैं जो तंजीम से बाहर होती हैं और तंजीम की कामयाबी पर गहरा असर डालती हैं। बेसिकली स्टूडेंट, इसे समझने के लिए इसे हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला मेगा इन्वायरमेंट और दूसरा टास्क इन्वायरमेंट। ये आपसे MCQs बहुत पूछा जाता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो किसी भी इन्वायरमेंट की दो ही टाइप्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इसके बाद है स्टूडेंट, आपसे ये भी पूछा जाता है कि हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और पार्ट्स के नेम कौन से हैं, मेगा इन्वायरमेंट और टास्क इन्वायरमेंट। स्टूडेंट, मेगा जैसे वर्ड से ही जाहिर है कि अमूमी माहौल, एक आम सा माहौल। स्टूडेंट, इसमें हम वसी रुझानात, ट्रेंड्स पर मुश्तमिल चीज़ों को देखते हैं जो पूरे सोसाइटी पर असरअंदाज होते हैं। एक मैनेजर का इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, इसे बस इनके मुताबिक चलना होता है। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक मैनेजर के बस से बाहर होती हैं। तो उसमें सबसे जो मेजर एलिमेंट्स हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। पहला है टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट। स्टूडेंट, इसे समझने के लिए मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट के लिए मैं एक फूड डिलीवरी ऐप की मिसाल समझाऊंगी आपको। स्टूडेंट, जैसे ही 4G टेक्नोलॉजी की आमद हुई, स्मार्टफोन्स हर तरफ आम हो गए। तो स्टूडेंट, अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती तो क्या फूड डिलीवरी का बिजनेस चल पाता, क्या वो कामयाब हो पाता? बिल्कुल भी नहीं। तो स्टूडेंट, जब किसी ने जैसे फूड पैंडा, जब इन्होंने अपनी ऐप बनाई तो उसके मैनेजर के ये बिल्कुल कंट्रोल से बाहर था कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी ऐप को कामयाब कर सके, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट ज़रूरी था। इसके बाद है स्टूडेंट नंबर 2 पर इकोनॉमिकल एलिमेंट। स्टूडेंट, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, न सिर्फ हमारे ऑनलाइन बिजनेस के लिए बल्कि जो हमारे बाय लाइन बिजनेसेस होते हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी या लोगों की आमदनी कम हो जाएगी तो क्या लोग फूड ऐप से खाना मंगाना पसंद करेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट, वो अपनी आमदनी के मुताबिक घर पर ही खाना पकाने को तरजीह देंगे। स्टूडेंट, इसके अंदर हमारे पास दो इन्होंने डिफरेंट इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को शेयर किया है। सबसे पहले है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो स्टूडेंट, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमी activity is governed by market forces and the mean of production and privately owned by individual either directly or through corporation। तो स्टूडेंट, इसमें वो इकोनॉमी है जो मार्केट फोर्सेस, जैसे हमारी मार्केट फोर्सेस में क्या हो सकते हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, या फिर कोई भी जो हमारे पास इकोनॉमी होती है उसमें जो प्राइवेटली इंडिविजुअल्स होते हैं उनका क्या असर हो रहा है हमारी इकोनॉमी पर। स्टूडेंट, आपने अगर अपने सेमेस्टर में लास्ट सेमेस्टर आई थिंक सो सेमेस्टर नंबर 2 में इकोनॉमी पढ़ी है तो आपने ओलिगोपोली वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से ही कीमत को सेट करना होता है। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्री ही बहुत कम होती है। जैसे हमारी शुगर की इंडस्ट्री है तो वो बहुत रेयर होती हैं
इस वजह से वो अपनी मर्ज़ी से ही अपने स्टैंडर्ड सेट करती हैं। तो अगर स्टूडेंट इन चीज़ों की कीमत बढ़ती है तो ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ पर असर होगा। और दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो स्टूडेंट ये वो इकोनॉमी की है जो द मीन ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय स्टेट एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेटेड बाय स्टेट प्लान। तो कोई भी हुकूमत जो प्लान बनाती है इकोनॉमी के बारे में वो हमारे पास सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। नंबर 3 पर हम पढ़ते हैं लीगल पॉलिटिकल एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट कोई भी जो काम होता है उस पर हुकूमत की तरफ से ना बहुत सारी कानूनी और हुकूमती पाबंदियाँ या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दी जाती हैं। अगर हम देखें हुकूमत की तरफ से डिलीवरी राइडर्स के लिए हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है और डिजिटल ट्रांजैक्शन पर नए टैक्स आयद करना। तो स्टूडेंट ये वो चीज़ें हैं जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस पर एक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल राइडर्स के लिए जो हेलमेट्स बाय करने हैं उनके एक्सपेंसेस प्लस ये जो टैक्सेस में पैसा चला जाता है तो मैनेजर चाहे कुछ भी कर ले वो इन एक्सपेंसेस को कम नहीं कर सकता। जो नंबर 4 पर हमारे पास एलिमेंट है वो है सोशियो कल्चरल एलिमेंट। तो स्टूडेंट हर माशरे में हर सोसाइटी में कुछ एटीट्यूड्स होते हैं, वैल्यूज़, नॉर्म्स, बिजनेस बिलीव्स, बिहेवियर्स होते हैं जिनका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर डायरेक्टली असर होता है। स्टूडेंट अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो रमज़ानुल मुबारक में सहरी और अफ्तारी में फूड डिलीवरीज के ऑर्डर में इजाफा हो जाता है। तो स्टूडेंट इस पर भी मैनेजर का कोई कंट्रोल नहीं है। वो चाहकर भी अपनी मॉर्निंग से इवनिंग के दरमियान का जो टाइम होता है उसमें डिलीवरीज को नहीं बढ़ा सकता क्योंकि सोसाइटी में कोई भी उस वक्त ऑर्डर ही नहीं करेगा। इसके बाद है इंटरनेशनल एलिमेंट। तो स्टूडेंट ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा कि जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं वैसे जो भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट वाले हो गए, इस तरह ये जो फूड डिलीवरीज राइडर्स होते हैं वो बहुत रोना डाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बिजनेस पर डायरेक्टली असर हो जाता है। जैसे ही स्टूडेंट पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ वैसे ही जो राइडर्स ने पेट्रोल डलवाना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो उसकी कीमत में इजाफा हो गया तो डायरेक्टली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, जैसे अभी हम एग्जांपल देख रहे हैं फूड डिलीवरी ऐप, तो उसे लॉस हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट ये जो हमारे पास डॉलर की फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं फॉरेन कंट्री के साथ उसका भी बहुत असर होता है। उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं नंबर 2 पर जो इन्वायरमेंट की टाइप है वो है टास्क इन्वायरमेंट। तो स्टूडेंट टास्क इन्वायरमेंट में बेसिकली हम देखते हैं बैरूनी मुल्क माहौल का वो हिस्सा जिसके साथ हमारी तंजीम डायरेक्टली असर करती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मेगा माहौल मौसम की तरह है जबकि टास्क माहौल इन लोगों की तरह है जिनसे हम रोज़ मिलते हैं। स्टूडेंट हम देखते हैं ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो अब टास्क माहौल में आते हैं। बेसिकली स्टूडेंट ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है मेगा माहौल मौसम की तरह है और टास्क माहौल लोगों की तरह है जिनसे आप रोज़ मिलते हैं। तो आई थिंक आपको ये हमेशा याद रहेगा। इसी छोटी सी एग्जांपल से आप इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स उन्हीं को कहते हैं जो डेली इंटरेक्ट करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो स्टूडेंट वो स्टेक होल्डर कौन से हो सकते हैं? पहला है कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स जिन्होंने खाना मंगवाना होता है, और दूसरा है कॉम्पेटिटर्स जो हमारे मुकाबले में अराइवल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं, और तीसरे नंबर पर आते हैं सप्लायर्स वो लोग या फिर वो रेस्टोरेंट्स जो खाना सप्लाई कर रहे हैं जो हमारी ऐप पर रजिस्टर्ड हैं। इसके बाद है नंबर 4 पर लेबर सप्लाई, वो लोग यानी कि डिलीवरी राइडर्स जिन्होंने खाना पहुंचाना है, और इसके बाद है गवर्नमेंट एजेंसीज। तो स्टूडेंट यही जो हमारे पास रेगुलेशंस होती हैं लॉज एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कर रही होती हैं एट लोकली स्टेट और रीजनल, जैसे कि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट और नेशनल CBR। तो स्टूडेंट ये तमाम एजेंसीज भी हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर डायरेक्टली असर करती हैं। स्टूडेंट अब यहाँ पर है रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन विद स्टेक होल्डर्स। तो ये मैंने ऊपर आपको पढ़ा दिया है कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं और वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, तो इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। स्टूडेंट सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कल्चर होता क्या है। अब तक हमने तंजीम से बाहर की कुफ्तों की बात की है। स्टूडेंट कल्चर जिस तरह हर इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है, हर इंसान के कुछ रूल्स होते हैं,
कुछ उसकी अंदर स्किल्स होती हैं या उसकी कुछ इकदार होती हैं। इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन की भी कुछ शख्सियत होती है। जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 9 में जिक्र किया था कि ऑर्गेनाइजेशन कोई डेड बॉडी नहीं है, बल्कि वो भी एक लिविंग बॉडी है, वो इंसानों पर मुश्तमिल है, तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ पर्सनालिटी होगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। जो हमारे हैंड आउट की डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये तंजीम के अंदर मुश्तरका मायनी और अकायद यानी कि शेयर्ड मीनिंग एंड बिलीव का वो निज़ाम है जो बड़ी हद तक ये तय करता है कि मुलाजमीन के साथ कैसा बर्ताव करना है। जिस तरह स्टूडेंट हम इंसानों की पर्सनालिटी से जज कर लेते हैं, वैसे किसी को जज करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम करते हैं कि ये आया इंसान रूड है, ये कितना सॉफ्ट है, काइंड है, इसमें सिंपैथी कितनी है। तो इसी तरह स्टूडेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन अपने जो वर्कर्स हैं उनके साथ कैसे बिहेव करेगी। सबसे पहले इनोवेशन एंड रिस्क। तो स्टूडेंट इसमें हम देखते हैं कि क्या मुलाजमीन को नई चीज़ें आजमाने और रिस्क लेने की तरगीब दी जाती है। नंबर 2 पर है अटेंशन टू डिटेल। तो उसमें हम देखते हैं कि क्या मुलाजमीन से तवक्को की जाती है कि वो हर काम को प्रिसीजन से करें। नंबर 3 पर है आउटकम ओरिएंटेशन। तो इसमें देखा जाता है कि मैनेजर सिर्फ नताइज पर ही रिलाई करते हैं या फिर पूरे प्रोसेस को देखते हैं। इसके बाद है नंबर 4 पर पीपल ओरिएंटेशन। तो इसमें देखा जाता है कि मैनेजमेंट के फैसले करते हुए मुलाजमीन पर पड़ने वाले असर का ख्याल रखा भी जाता है या नहीं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने मुलाजमीन के वर्किंग आवर में इजाफा कर देती है, तो स्टूडेंट हमें ये देखना है कि क्या ये जो मुलाजमीन पर ज़्यादा औकात की पाबंदी आयद कर दी गई है या फिर ज़्यादा देर काम करने को कहा गया है, तो इससे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एम्प्लॉय पर उसका ख्याल रखा जाता है या नहीं। जैसे उसे के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं या उसे मेंटली जो स्ट्रेस होता है। इसके बाद है टीम ओरिएंटेशन। तो स्टूडेंट इसमें हम देखते हैं कि क्या लोग इंडिविजुअली तौर पर काम कर रहे हैं या टीम की सूरत में। उसके बाद है अग्रेसिवनेस। इसमें यह है कि हम देखेंगे कि लोग एक दूसरे को compete कर रहे हैं या पुरसुकून एक ईजी गोइंग इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। नंबर 7 पर है स्टेबिलिटी। तो स्टूडेंट इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या जो उसका स्लोगन है उसका मकसद सिर्फ ग्रोथ करना है या फिर अपने मयार को या अपने स्टेटस को बरकरार रखना है। स्टूडेंट इसके बाद ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसे अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली देखें तो स्टूडेंट 2 तरह के वेज होते हैं जो किसी भी एम्प्लॉय पर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को समझने में मदद देते हैं। वो 2 तरह के कौन से हैं? सबसे पहले है स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग में ये होता है जैसे ही कोई नया मुलाजिम आता है तो पहले से मौजूद जो मुलाजमीन होते हैं वो कहते हैं या उसे कोई कहानी सुनाते हैं। स्टूडेंट ये कहानी भी हो सकती है कि क्या तुम्हें मालूम है पिछले साल हमारे CEO ने एक डिलीवरी राइडर के साथ पूरा दिन डिलीवरी करके गुजारा था। तो स्टूडेंट ये कहानी बेसिकली पीपल ओरिएंटेशन सकाफत को जाहिर करती है। इसके बाद है रसूमात। तो स्टूडेंट ये वो दोहराए जाने वाला इकदाम है जो तंजीम के अहम की वैल्यू में से है। फॉर एग्ज़ाम्पल हर महीने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का रिवॉर्ड देना। स्टूडेंट ये आउटकम ओरिएंटेशन सकाफत को मजबूत करता है। स्टूडेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त टिप है कि बहुत बार व्यू, बल्कि ये भी हमारे व्यू के एल्गोरिदम का एक हिस्सा ही है कि इसी तरह के छोटे से पॉइंट को उठाता है और वो आपकी लॉन्ग का पार्ट बना देता है। तो स्टूडेंट ये किस तरह बन सकता है? अगर आपने कीनली मेरे लेक्चर को सुना हो तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, एक सिनेरियो दिया कि जैसे ही कोई नया मुलाजिम आता है तो उसे पुराना मुलाजिम कहता है कि क्या आपको पता है जो हमारा CEO है ना वो तो बहुत अच्छा है, उसने डिलीवरी बॉय के साथ पूरा दिन गुजारा था ये देखने के लिए कि उसे कौन से मसाइल का सामना है, वो कितनी मुश्किल से डिलीवरी करता है। तो स्टूडेंट इसी तरह से आपको एक सिनेरियो दिया जा सकता है और आपको आपके सामने फॉर एग्जांपल एक कॉलम बना दिया जाता है। इस तरह से एक कॉलम बना दिया जाएगा जिसमें ये सिनेरियो लिखा होगा, जैसे कि आपकी GPD भी इसी तरह आई है और ये लोन भी आपको इसी तरह पूछा जा सकता है। यहाँ पर सिनेरियो लिखा होगा, सिनेरियो नंबर 1 जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, और सिनेरियो नंबर 2 कि जो अच्छा काम करेगा उसे
रिवॉर्ड मिलेगा। सिनेरियो नंबर 3 में आपको कोई भी एक सिनेरियो दिया जा सकता है। स्टूडेंट ये आप मेरी ड्राइंग पर मत जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर इस कॉलम में आपको ये तीनों कि जो पॉसिबल एलिमेंट्स है वो दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इसका जो सीक्वेंस है वो ख़राब करके दिया जाएगा। जैसे कि हमारे सिनेरियो नंबर 1 का जो हमारा आंसर आ रहा था वो था हमारे पास पीपल ओरिएंटेशन। तो हो सकता है पीपल ओरिएंटेशन का सिनेरियो तो इधर है, लेकिन पीपल ओरिएंटेशन आपको यहाँ पर दिया हो। ठीक है। इसके बाद जो हमने सेकंड पर पढ़ा था रिवॉर्ड देने वाला, तो वो था आउटकम ओरिएंटेशन। तो हो सकता है आउटकम ओरिएंटेशन आपको यहाँ पर उसका सिनेरियो दिया हो, लेकिन जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया हो। तो स्टूडेंट इस तरह जो नंबर 3 वाला होगा मे बी वो सिनेरियो यहाँ पर हो और जो उसका आंसर है यहाँ पर हो। तो कॉलम नंबर 3 यहाँ पर बना दिया जाएगा कि आप बताओ कि करेक्ट जो ऑप्शन है करेक्ट वो कौन सा है। तो आपने जस्ट उसके सामने लिखना है। स्टूडेंट ये ईजीएस्ट मैं कहती हूँ क्वेश्चन है और इसमें फुल मार्क्स आ जाते हैं और ऐसे चुटकियों में हल हो जाता है ये। अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग का जोर लगाएं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। और स्टूडेंट आपने एग्ज़ाम करने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर करना है कि क्या आपको इसी तरह का कोई सिनेरियो आया था। आई होप सो किसी न किसी स्टूडेंट को तो ये ज़रूर आएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगेन स्टूडेंट्स बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, तो काइंडली आप लाइक भी ज़रूर किया करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मैक्सिमम फेलोज़ के साथ शेयर भी ज़रूर करें। स्टूडेंट इतनी मज़े की टिप्स और ट्रिक्स देती हूँ मैं, मेरे लिए इतना रिवॉर्ड तो बनता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।